नमस्कार। बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। और आज हम बड़ी बहस में बात उस पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की पटकथा की करने जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकार का अलग तर्क है। और आज हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी है वो कुछ और बयां कर रही है कि भाई 3 महीने में जो है 41% ज्यादा ही माल कमाए हैं देश की जनता से पैसा लेके। और बिहार के मंत्री विजय चौधरी कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव है उस दबाव की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी है, युद्ध की वजह से उसका असर है। वाकई में सच क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स का ये खबर देख लीजिए आप। और अब जरा विजय चौधरी जी का बयान सुन लीजिए। तो आप खबर भी देख लिए, बयान भी सुन लिए। अब हम सीधे चलते हैं अभिषेक जी के पास। भाई अर्थशास्त्र का तो पकड़ रखते ही है ना, पेट्रोल डीजल में क्या खेल हो रहा है इस पर भी इनकी नजर है। चलते हैं सीधे दिल्ली और उन्हीं से समझना चाहते हैं कि वाकई में हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर पर और विजय चौधरी जी जो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध का दबाव है, सारे दुनिया में तेल की कीमत बढ़ रही है, यहाँ इसलिए बढ़ रही है, क्या वाकई में ये सच, यही सच है या फिर मोदी है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेहरबान हो गए हैं देश की जनता को लूट कर अपना खजाना भर रहे हैं। क्या ये बात सच है? चलते हैं सीधे दिल्ली अभिषेक जी के पास। नमस्कार अभिषेक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी का जो बयान है वो दोनों बहुत ही अलग है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रही है कि भाई 41% ज्यादा पैसा ही कमा लिए हैं, और विजय चौधरी जी कह रहे हैं कि ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव है युद्ध का उस वजह से दाम बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब 10 दिनों में लगभग 8 रुपए के करीब जो है दाम बढ़ा दिया। बिहार में 26% वैट घटाने को तैयार नहीं है, इनका तो अपने खजाना खाली है। अन्य राज्य तो वैट घटा के भी कुछ राहत दिया है, ये राहत देने को भी तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि भाई महंगाई जरूर बढ़ रही है इससे, लेकिन कोई उपाय नहीं है। आपका क्या मानना है? देखिए संतोष जी, विजय चौधरी की अपनी मजबूरियां हैं। बिहार सरकार की मजबूरियों को आपने एक लाइन में बयान कर दिया, उस पर कहने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार के पास वेतन और पैसे पेंशन देने के लिए स्थिति ये आ गई है कि इस सरकार को रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। लेकिन जो हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है वो खबर ये है कि भारत की जो सरकारी तेल कंपनियां हैं, स्टेट ओन्ड तेल कंपनियां, 3 बड़ी कंपनियां हैं और इस देश में गांव गांव तक लोग परिचित हैं, उन्हीं के पेट्रोल पंप हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। जनवरी से मार्च की जो तिमाही है 2026 की, इसमें इन्होंने पिछले साल जनवरी से मार्च वाली तिमाही की तुलना में 41% ज्यादा मुनाफा कमाया है। 19,470 करोड़ रुपए एक तिमाही के अंदर भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने कमाए। 90% तेल जो पेट्रोल पंपों तक आता है भारत के अंदर, बाहर जो एक्सपोर्ट होता है वो उसकी बात नहीं कर रहे, जो देश के अंदर आता है वो इन्हीं तीनों सरकारी कंपनियों से आता है। 10% में प्राइवेट वाले हैं, थोड़े बहुत कुछ एसआर के हैं, कुछ रिलायंस के हैं, दूसरे हैं वो, लेकिन 90% इन्हीं का तेल आता है। और ये तिमाही जिसका जिक्र हम कर रहे हैं जनवरी से मार्च तक का, आपको पता है कि 22-23 फरवरी के बाद ईरान में युद्ध शुरू हो गया। मार्च में जिस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने की कवायद चल रही थी, उस वक्त युद्ध चरम पर था, अपने पीक पर था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलमोस्ट ब्लॉक था, जहां से पूरी दुनिया का 1/4 क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ईरान और ओमान के बीच जो खाड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो बंद था। उस समय में, जिस समय बंद था पूरी तरह से, उस समय आपका मुनाफा 41% बढ़ जा रहा है। और अब भारत सरकार कह रही है कि नहीं भाई, तो 1000 करोड़ रुपए डेली के लॉस की स्थिति है। अब किसकी बातों को सच माना जाए? दरअसल सच दोनों के बीच में कहीं छुपा हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस समय युद्ध पीक पर था उस वक्त हमारी तेल कंपनियां जम के मुनाफा कमा रही थी। सरकार खुद तो तेल खरीदती नहीं है, कोई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल तो खरीदता नहीं है। तेल खरीदती है भारत में कौन? भारत की सरकारी तेल कंपनियां, जिसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल है, या फिर प्राइवेट कंपनियां जिसमें लीडिंग कंपनी आपको रिलायंस पेट्रोलियम है, वो तेल खरीदती है। रिलायंस पेट्रोलियम जो तेल खरीदती है उसका डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत कम है, वो क्रूड ऑयल खरीदेगी और उसको बाहर भेज देगी।
पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करके, और फिर उसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है, इस देश की प्लास्टिक इंडस्ट्री के 95% से ज्यादा पर उसका कब्जा है, पॉलीथीन से लेकर पीवीसी पाइप तक, वो उसी बाई प्रोडक्ट से बन करके आता है। एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति अब इसके सामने देखिए, अभी 115 से 120 डॉलर प्रति बैरल अभी कच्चे तेल की कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में हम गए क्यों? इंटरनेशनल मार्केट में इसलिए गए क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हम बाइलेटरल ट्रेड के तहत ईरान या दूसरी गल्फ कंट्री या रूस के से सस्ता तेल ना खरीदें, हम ओपन मार्केट से तेल खरीदें। ओपन मार्केट से तेल खरीदने का सीधा मतलब है कि जो अमेरिकी प्रभुत्व का तेल है, इसमें ज्यादातर वेनेजुएलन क्रूड ऑयल है, जिसको रिफाइन करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है भारत की रिफाइनरी में। उस तेल को हम खरीदें। अब एक सामान्य ज्ञान है, दर्शकों को जानना चाहिए कि एक बैरल का मतलब क्या होता है। एक बैरल का मतलब होता है संतोष जी 159.4 लीटर, मतलब लगभग 160 लीटर। एक बैरल आप क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो 70 से 75 लीटर उसमें पेट्रोल बनता है, 40 से 45 लीटर डीजल बनता है। अगर बनाना चाहे एक बैरल में से, तो 160 लीटर में से आप बनाना चाहे, 159 लीटर के आसपास है, उससे आप बनाना चाहे डीजल 40 से 45 लीटर, पेट्रोल 70 से 75 लीटर, और जेट फ्यूल जो हवाई जहाज में यूज होता है, प्लेन में यूज होता है, वो 15 से 20 लीटर बनता है। ये तेल का अर्थशास्त्र है। और तेल के अर्थशास्त्र के बीच आज 120 और 115 डॉलर पर बैरल पे लोग कूद रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय में तो एक वक्त ऐसा आया था जब 135 डॉलर पर बैरल चला गया था, तब भी आपके तेल की कीमत तो 60 से 70 रुपए थी, 70 रुपए भी नहीं थी, 60 रुपए के आसपास थी। असल बात इसमें दूसरी है। असल बात दूसरी ये है कि जिस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय डॉलर कितने का था? 54, 55, 56, 57, 58, मैक्सिमम 60, 62 रुपए था। जिस समय पीक पर गई थी उस समय 53, 54 रुपए का था। अब सवाल ये उठता है कि जब 53, 54 रुपए का तेल उस समय था, क्रूड ऑयल, आज की तारीख में 53, 54 रुपए का आपका डॉलर था, सॉरी, आज की तारीख में डॉलर की कीमत तो आपकी बढ़ती चली गई। और डॉलर की कीमत बढ़ने से, यानी अपनी करेंसी के गिरने से फायदा कब होता है? जब आप एक्सपोर्ट करते हैं, जब आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, निर्यात ज्यादा हो। उल्टा आपका आयात बहुत ज्यादा है, आप आयात आधारित अर्थव्यवस्था में तब्दील हो चुके हैं। छोटे से लेकर बड़ा तक हर सामान आप, अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं कि वो खरीद के आ रहा है, आप बेच के आ रहे हैं। कुछ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कमा के ला रहे हैं, कुछ यूट्यूबर कमा के ला रहे हैं पैसा डॉलर में, और लौंग, इलायची, तेल, मसाला जो आप बेच रहे हैं वही बेच रहे हैं। उससे आप कितना पैसा कमा रहे हैं? बहुत कम। तो रुपए की कीमत गिरने से जो मुनाफा होना चाहिए वो आपको हो नहीं रहा है, लेकिन रुपए की कीमत बढ़ने से आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा पेमेंट जो करना पड़ रहा है, उसका भार, यानी अपनी आर्थिक विफलता का भार आप जनता के मत्थे बढ़ना चाहते हैं। सरकार की गलत नीतियों की वजह से रुपए की कीमत गिरी। रुपए की कीमत बढ़ती क्यों है, गिरती क्यों है? बढ़ती तब है जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, ताकत आपकी मजबूत होती है। ताकत तब मजबूत होती है जब आपका मैन्युफैक्चरिंग बेहतर होता है, देश के अंदर लोगों की परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति मजबूत होती है, और खास करके मैन्युफैक्चरिंग के बाद आप निर्यात करने की भी स्थिति में होते हैं। आज निर्यात बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? आज निर्यात बढ़ाने के लिए आप गोल्ड मंगा रहे थे पहले, और उसमें से कुछ गहने बनाकर बाहर बेच रहे थे। वो धंधा भी अब आपने कम कर दिया, और गिरते रुपए को बचाने के लिए $1 बिलियन डेली ओपन मार्केट में बेच रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सारी स्थितियों की जड़ में दूसरी चीजें हैं। आपकी आर्थिक विफलता है, तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही है और आप कह रहे हैं कि घाटा हो रहा है। घाटा जो हो रहा है वो भारत सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। तेल कंपनियां जो मुनाफा कमा रही है, 4 बार आपने दाम बढ़ा दिया तब भी आपका मैनेज नहीं हुआ। 2 हफ्ते 10 दिन के अंदर में। हाँ, 2 हफ्ते से भी कम समय में। अभिषेक जी, आज हम जब से आप दाम बढ़ाए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल का दाम घट रहा है जी, और आप दाम बढ़ा रहे हैं। वो भी हम डाटा जो है अपने दर्शकों को हम दिखा दें कि देख लीजिए, जिस 10 दिन में ये दाम बढ़ाए हैं, उस 10 दिनों में क्रूड ऑयल का दाम को देखिए कितनी कमी आई है। सो आप कहते हैं वेनेजुला से ले रहे हैं, ट्रंप कह ये रहा है आपको कि बाप रे, मोदी जैसा दूसरा कोई नहीं, हम तो उनको सबसे मेरा दोस्त है, रूस से तेल लेने में इनको डर लग रहा है।
तो ये सारी चीजें, ये रूस का क्या पॉलिटिक्स है? रूस से अगर ले तो ये भार रहेगा क्या? निश्चित तौर पर, क्योंकि वो बाइलेटरल ट्रेड होगा, वो ओपन मार्केट का तेल नहीं होगा। आप ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हो रहे हैं और अमेरिका के दबाव में खरीदने के ऊपर मजबूर हो रहे हैं। क्यों अमेरिका के दबाव में खरीद रहे हैं? क्या सत्ता के सबसे बड़े जो गोदी सेठ हैं, अमेरिका में जो मुकदमा था उसमें उनको राहत मिल जाए इसलिए आप कर रहे हैं? या वाकई जो लोगों के मन में जो एक एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी या दूसरे लोग बोलते हैं, उस आधार पर कहीं सत्ता और सिस्टम ब्लैकमेल तो नहीं हो रहा है? सवाल यह है कि कोई ना कोई तो कारण, भाई हमारा देश है, हमारी संप्रभुता है, हम जिससे मर्जी खरीदें, ये पहले कभी नहीं हुआ था कि हम किसी दबाव में किसी से तेल खरीदे या ना खरीदे। अब ईरान से तेल लाना हमारे लिए आसान है, या गल्फ के किसी भी देश से तेल लाना आसान है, अपेक्षाकृत रूस से भी तेल लाना हमारे लिए आसान है। लेकिन वेनेजुएला कहाँ है? वेस्ट इंडीज जहां पर है, जहां हम लोग क्रिकेट देखते थे, वेस्ट इंडीज की टीम जब ताकतवर हुआ करती थी, वहां पर उसके बगल में राष्ट्राध्यक्ष को उठा के लेके चला गया, वही ना जी, हाँ। और उसके जो नए शासनाध्यक्ष हैं वो भारत आने वाले हैं इसी जून महीने में। तो जो स्थिति आप समझ लीजिए कि वेनेजुएला का तेल आपको खरीदना होगा, भले उस तेल की क्वालिटी कितनी भी खराब हो, उसका रिफाइनिंग प्रोसेस कितना भी मुश्किल हो, भले ही उसके लिए आपको अपनी रिफाइनरी पे 50,000 करोड़ रुपए अलग झोंकने पड़े उसकी टेक्नोलॉजी को सुधारने के लिए। सवाल यह है कि हम कर क्या रहे हैं? क्या हम अपनी संप्रभुता को गिरवी रख दिए? ये एक बड़ा सवाल है कि हम झुकते जा रहे हैं। और कल परसों देखिए ना, अमेरिका की तरफ से एक आधिकारिक बयान आता है कि भारत ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में हम 500 अरब डॉलर का व्यापार करेंगे। अमेरिका के 500 अरब डॉलर का अमेरिका से सामान खरीदेंगे, टर्म इस्तेमाल हुआ है। अब बताइए, आज की तारीख में एक साल में तकरीबन 50 या 51, 49 से लेकर 51-52 बिलियन डॉलर के बीच आप सामान खरीदते हैं अमेरिका से। कहने का मतलब यह कि 5 सालों में 500, मतलब 5 सालों में इस रफ्तार से आप $250, $50 बिलियन डॉलर है तो $250 बिलियन डॉलर का खरीदते। सीधा मतलब है कि आप 2 गुना सामान अमेरिका से खरीदेंगे। और ये घोषणा भारत नहीं कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। कौन सी मजबूरी आ गई है? अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग खराब है तो कहने का मतलब यही हुआ कि बांग्लादेश से कपड़ा बगल में है, सस्ता आता है तो वो नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब यही है कि चाइना बगल में है, वहां से हम सामान नहीं खरीदेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप ईरान से या रूस से या सऊदी अरब से तेल नहीं खरीदेंगे, बल्कि इन सब के लिए अमेरिका पर डिपेंड हो जाएंगे, या अमेरिका जिनसे कहेगा उससे खरीदेंगे। ये कितनी खराब स्थिति है और सुनने में कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस मामले में मैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की दाद देता हूं। सम्राट चौधरी ने आर्थिक स्थिति बिगड़ी, रिजर्व बैंक से खुलेआम पैसा लिया, कोई गुपचुप ढंग से चिट्ठी लिख के पैसा नहीं लिया कि हाँ भाई हमारे यहाँ वेतन देने में दिक्कत है, उसमें दिक्कत है, सीधा पैसा लिया। आपको सीधे सीधे राष्ट्र को आकर राष्ट्र के नाम बार बार संदेश देते हैं, बताने में क्या दिक्कत है कि अमेरिकी दबाव है, ये है वो है, ये कहने में क्या दिक्कत है? अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्र के नाम संदेश देने आ गए थे जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था भारत के ऊपर, तो और साफ साफ कहा था कि हम नहीं झुकेंगे। तब हम लोग उस प्रतिबंध को निकाल लिए। सब प्राइम क्राइसिस जो आया इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर आया, लेमन ब्रदर्स जो बैंक टूटा था अमेरिका का सबसे बड़ा, लेमन क्राइसिस के बाद जो सब प्राइम क्राइसिस पूरी दुनिया में आया, भारत किस बूते निकाला? अपने कंजम्पशन के बूते। एक तरफ मनरेगा दे रहा था, एक तरफ 6 पे कमीशन कर्मचारियों को दे रहा था या पेंशनर को, तो उसी तरफ प्राइवेट सेक्टर भी उसी दौर में कंपीट कर रहे थे, पैसा दे रहे थे। अब सवाल यह है कि जनता के पास पैसा आएगा तब जनता का कंज्यूमर क्लास जो ताकत है वो बढ़ेगी। अब आप सोचिए, 147 करोड़ का देश और इसमें केवल 101 करोड़ 40 लाख लोग इनकम टैक्स देते हैं। महज 3 लाख लोग 1 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले हैं, महज 3 लाख लोग। और महज 11.5 लाख लोग हैं, 11.5 लाख लोग जो 50 लाख रुपए से ऊपर सालाना कमाने वाले हैं। अब आप अंदाजा लगा ली, उसी 11.5 लाख में वो भी है जो 3 लाख जो 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं। और अगर यही आंकड़ा थोड़ा और नीचे ले जाकर के देखें कि 12 लाख रुपए सालाना कितने कमाते हैं, तो वो आंकड़ा भी आपका 30-32 लाख रुपए से 30-32 लाख लोगों से ऊपर नहीं जाता। मतलब 1 लाख सालाना, 12 लाख मतलब महीने का 1 लाख। आज की तारीख में आप पटना में रहते हैं, 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति अमीर में गिना नहीं जाता है। 1 लाख रुपए का मतलब ही हुआ $1,000। 95, 96, 97 रुपए का डॉलर है।
$1,000 हुआ। $1,000 कमाने वाले लोगों की संख्या इस देश में कितनी कम है महीने में, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी परचेजिंग पावर कहां से बनेगी सर? आपकी क्रय शक्ति कौन बनाएगा? इसका मतलब ये हुआ अभिषेक जी कि जो आपका इकोनॉमिक फेल्योर है, उस फेल्योर को स्वीकार करने के बजाय आप तेल की कीमत बढ़ा बढ़ा के जनता पर बोझ बढ़ा रहे हैं। उसके कारण बाजार का जो महंगाई है, दर है, वो बढ़ रहा है, सब्जी महंगी हो रही है, दूध महंगा हो गया, तमाम खाने पीने की सामग्री से लेके जो भी इस देश में इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी सामग्री जा रही है, सारे का सारा महंगा हो गया और ठिकरा फोड़ रहे हैं युद्ध पर। यही ना आखिरी सवाल यही है कि आप सिर्फ युद्ध पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। सच्चाई यही है कि इकोनॉमिक्स जो इस देश का रहा है, इकोनॉमी जो रहा है, उसके साथ आपने छेड़छाड़ किया, उसके साथ खिलवाड़ किया, इसलिए आज देश की ये स्थिति है। संतोष जी, एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं पॉल क्रूगमैन। बड़ी पतली सी किताब है, सिंपल अंग्रेजी में लिखी गई है, सबको पढ़नी चाहिए, जिनको साधारण अंग्रेजी भी आती है उनको भी पढ़नी चाहिए। कोई अर्थशास्त्र के सिद्धांत वहां नहीं बताए गए। किताब का नाम है अ कंट्री इज नॉट अ कंपनी। मतलब एक देश कोई कंपनी नहीं होता, उसे आप कंपनी की तरह से नहीं चला सकते मुनाफा और घाटा देख करके। आज के दौर में देश को चलाने का काम एक कंपनी की तरह से हो रहा है। दिक्कत यही आ रही है कि आप एक देश को एक कंपनी, कॉर्पोरेट की कंपनी समझ लिए, और जब वैसे देश चलाइएगा तो दिक्कतें आएगी। अब आप देखिए कि जीएसटी के नाम पे कलेक्शन आप कर रहे हैं, फिर उसी जीएसटी में आप क्यों नहीं डाल रहे हैं क्रूड ऑयल को, पेट्रोल डीजल को, उसको आप क्यों अलग टैक्स ब्रैकेट बना करके रखे हैं? क्योंकि आपको अपनी सरकार चलाने के लिए इजी मनी चाहिए, बिना दिमाग लगाए आसानी से पैसा कहां से आ रहा है वो चाहिए। और जब तेल के दाम $70-72 पर बैरल थे, उस वक्त आपने दाम क्यों नहीं घटाया? उस वक्त तो आपने खजाना भरने का काम किया, और उस वक्त खजाना भर के फिर चुनाव में कहीं 2,000, कहीं 10,000, कहीं किसान सम्मान निधि, कहीं कुछ, ये जो बांटने वाला सिस्टम है उसमें आपने खर्च किया। सच्चाई रेवड़ी बांटे। देश की मजबूती पर तो आपने ध्यान नहीं दिया। जो आप कर रहे हैं वो अर्थशास्त्र नहीं है। चुनाव कितने पर ध्यान दिया आपने? अब चुनाव ही जब पूरे सिस्टम का एकमात्र उद्देश्य हो जाए कि हमें चुनाव जीतना है, तो फिर उसके आगे कुछ कहने को बच नहीं जाता है। अब जनता भी उसी में मस्त है, जनता का बड़ा हिस्सा भी उसी में मस्त है। अब तो कीमत चुकाना ही पड़ेगा जनता का। ठीक है अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए कीमत चुकाने दीजिए जनता को, जरूरी है। चुनाव जीतिए, हिंदू मुसलमान कीजिए, भारत पाकिस्तान कीजिए। पश्चिम बंगाल में देखिए रहे, हम मुसलमान सबको बाहर खदेरे, हम सब लोग खुश है उसी में। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े। भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते रहिए, सब लोग खुश रहिए, बैंड बजाते रहिए, अपना पॉकेट लुटाते रहिए। सच यही है। अंतर्राष्ट्रीय न दबाव है, न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई वैसा उछाल आया है जिस वजह से हमारे पॉकेट से जो है सो मनी निकाला जा रहा है। मनी इसलिए निकाला जा रहा है कि 5 किलो अनाज जारी रखना है। मनी इसलिए लिया जा रहा है कि आने वाले समय में जो चुनाव है, उस चुनाव को कैसे जीता जाए, उस चुनाव वाले प्रदेश में कैसे रेवड़ियां बांटी जाए। चुनाव जितना ही तो सब कुछ है ना, तो फिर देश का क्या मतलब है? देश को हम कॉर्पोरेट की तरह इस्तेमाल करें, देश को हम चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल करें, तो फिर तो जनता को भुगत नहीं पड़ेगी। चलिए फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अब बच्चा साहब